जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको अपडेट दे दें रामबन खूनी नाले के ताल्लुक से, जहां इलाके में कल से लापता अफराद की तलाश जारी है। अभी भी 9 अफराद के मलबे के नीचे दबे होने का अंदेशा है। आज सुबह 5:30 बजे दोबारा राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। कल जेर तामीर सुरंग टनल 3 का एक हिस्सा गिरने से यह हादसा पेश आया था। कल एक लाश निकाली गई थी और 9 अफराद की तलाश अभी भी जारी है। लगातार इस मामले पर हमारे साथी बिलाल हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जिस तरह से बताया था कि कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जंगी पैमाने पर जारी था और जो एनी शाहिदीन से उनसे भी हमारी बात हो रही थी, उनका यही कहना था कि 8 से 10 लोग जो हैं वो अभी भी इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से इस मलबे को हटाने का काम जारी था और आज सुबह 5:30 बजे दोबारा ये तलाशी कार्रवाई, जो मलबे में लोग दबे हुए हैं उनकी तलाशी कार्रवाई, लापता अफराद की ये कार्रवाई जारी है और कल एक लाश निकाली गई थी। 9 अफराद की तलाश अभी भी जारी है। तो अहम खबर जिस पर लगातार कल से ही हमारी नजर बनी हुई है रामबन खूनी नाले के ताल्लुक से, जहां टनल 3 में हादसा पेश आया था। एक पहाड़ी ग्लास से मुनहदिम होने के बाद पहाड़ी का जो मलबा है वो गिर गया था और वहां पर मौजूद जो मजदूर थे, जो काम कर रहे थे, वो इस मलबे में लापता हो गए थे। इनको ढूंढने का काम जारी है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर जिस तरह से इन लोगों को ढूंढने की कार्रवाई लगातार जारी है उस पर हमारी नजर बनी हुई है और अभी इस वक्त की इत्तला है कि 9 लोग अभी भी फंसे होने का अंदेशा है। कल से ही लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है और जिस तरह से इस अहम खबर के ताल्लुक से लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। एक और अहम खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू के प्रोफेसर रतनलाल ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मुबैना तौर पर शिवलिंग जैसा ढांचा मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एक मुतनाज़ा पोस्ट किया था, जिसके लिए अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल में FIR दर्ज कराई गई थी। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। वाज़ेह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतनलाल ने ज्ञानवापी मस्जिद में पाए जाने वाले मुबैना शिवलिंग की मुतनाज़ा तस्वीर पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ तबसरा किया था। आपको बता दें कि जब मामले ने तूल पकड़ा और इस पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो प्रोफेसर ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थी। प्रोफेसर रतनलाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के शुबे तारीख में प्रोफेसर हैं। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, प्रोफेसर रतनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, जिस तरह से प्रोफेसर रतनलाल ने पिछले कुछ दिन पहले ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरह से कथित तौर पर जो शिवलिंग होने की बात आ रही है, उस मामले पर जिस तरह से एक विवादित पोस्ट किया था, उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे कल गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। रतनलाल जो प्रोफेसर है इतिहास विभाग के, वो हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं और जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसके बाद एक वकील ने उनके खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था, जो मामला नॉर्थ दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ था। 2 प्रमुख जो संगीन धाराएं हैं उसके तहत बकायदा उसके मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो उनके जमानत को लेकर कई चर्चाएं जो है वो हो सकती हैं। बकायदा कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें दी जाएंगी, क्या उस जमानत मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का जो एक स्टेटमेंट आया है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने इस मामले में प्रोफेसर रतनलाल के साथ में अपना समर्थन जारी करते हुए कहा है कि हर शख्स को अपना विचार जो है वो साझा करने का एक अधिकार है और उसी के तहत ये किया गया, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो अब इस मामले को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन आज देखना लाजमी होगा कि जब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा प्रोफेसर रतनलाल को, तो किस तरह से दलीलें दी जाती हैं कोर्ट के। जी शंकर आनंद, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। आज की कार्रवाई पर लगातार हमारी नजर रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ज्ञानव्यापी सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी बरहम है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मायूसी हुई है। इस मामले में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वाज़े तौर पर लागू होता है, जिसमें इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा गया था कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई तनाज़ा पैदा ना हो। यकीनन आज मैं उम्मीद ये कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसी स्टेज पर, वो इनिशियल स्टेज में इसको बोलते हैं ना कि दे विल निप इट इन इट्स बड, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अब ज्ञानवापी से जाके अब मथुरा में शुरू हो गया और मुकामात पर डिमांड शुरू हो गए, तो इसीलिए इसको उसी पहले ही स्टेज में इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और लोअर कोर्ट्स को तो समझना चाहिए इस बात को। अगर लोअर कोर्ट्स एंटरटेन करेंगे इसको तो फिर वो तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं और भारत के पार्लियामेंट में जो एक्ट बना है उसके खिलाफ जा रहे हैं। आसाम से खबर है। आसाम के साबिक एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हाजेला की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। उनके खिलाफ मौजूदा कोऑर्डिनेटर एचडी शर्मा ने सीआईडी और पुलिस से शिकायत की है। शर्मा ने हाजेला पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने एनआरसी तैयार करने में मुकर्ररा मेयार की अनदेखी की, तौसीक के अमल में बेज़ाब्तगी की गई है। एक खास रिपोर्ट। प्रतीक हाजेला के खिलाफ शिकायत, कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम। मौजूदा एनआरसी कोऑर्डिनेटर एचडी शर्मा ने की शिकायत। आसाम में एनआरसी के साबिक कोऑर्डिनेटर प्रतीक हाजेला के खिलाफ मौजूदा एनआरसी कोऑर्डिनेटर एचडी शर्मा ने शिकायत की। एचडी शर्मा ने प्रतीक हाजेला पर फर्ज से कोताही बरतने और कौमी सलामती को खतरे में डालने समेत कई संगीन इल्जामात लगाए हैं। शर्मा के मुताबिक हाजेला ने इंदराज के लिए मुकर्रर करदा पैमानों को नजरअंदाज करके कई गैर मुस्तनद अफराद को फहरिस्त में जगह दी। मौजूदा एनआरसी कोऑर्डिनेटर का इल्जाम है कि प्रतीक हाजेला न सिर्फ फराइज से रुगरदानी और कोताही की, बल्कि उनका अमल गद्दारी के मुतरादिफ है, जिससे कौमी सलामती को खतरा लाहिक हो सकता है। मौजूदा एनआरसी कोऑर्डिनेटर एचडी शर्मा का हाजेला पर यह इल्जाम भी है कि उन्होंने शिजरे की तौसीक के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का हुक्म दिया जिससे गैर मुस्तनद अफराद की रसाई फहरिस्त तक मुमकिन हो गई। शिकायत मकतूब में यह भी कहा गया है कि प्रतीक हाजेला ने असल बाशिंदों की फहरिस्त में बेशुमार अफराद को जगह दे दी थी, जिसकी वजह से दूसरे दौर की तौसीक की नौबत ही नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि आसाम के साबिक एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हाजेला की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। उनके खिलाफ दरअसल मौजूदा कोऑर्डिनेटर एचडी शर्मा ने सीआईडी और पुलिस से शिकायत की है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य का। निलॉय, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम मामला इसको माना जा रहा है, खासतौर पर एनआरसी के ताल्लुक से इसमें क्या कुछ आगे कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है? जी हिना, जब एनआरसी के फाइनल लिस्ट 2019 को पब्लिश किया गया, उसके बाद से एनआरसी कानूनी और सियासी एंगल्स में फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जहां पे असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाया है कि उसको पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि सरकार के हिसाब से उस जो एनआरसी पब्लिश किया गया है उसमें अभी भी बहुत अवैध लोगों का नाम शामिल किया गया है जो इलीगल सिटीजन है। तो इसी सिलसिले में मौजूदा जो एनआरसी के कोऑर्डिनेटर है हितेश देव शर्मा, उन्होंने असम सीआईडी के पास एफआईआर दर्ज किया है, ये कह के कि प्रतीक हाजेला ने एंटी नेशनल देश विरोधी काम किया है और उन पे उस बहुत सारे धाराओं के अधीन विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि एनआरसी में एक प्रावधान है जहां पे एनआरसी में, समझ लीजिए मेरा नाम अगर एनआरसी में दर्ज कराना है, मेरा अपडेशन है, तो मेरा पूरा फैमिली ट्री का नाम वहाँ पे आना है। मतलब मेरा भाई बहनों का पूरा फैमिली, उनका फैमिली और मेरा चाचा, मेरा पिताजी के जितने भी फैमिली, सारा नाम वहाँ पे आना चाहिए और उसके लिए क्रेडेंशियल और उसके लिए कागजात होना चाहिए। अब इनका हितेश देव शर्मा का कहना है कि फैमिली ट्री में, हालांकि कंप्यूटर में जब डाला गया है तो उसका क्वालिटी चेक का कोई प्रावधान जानबूझकर नहीं रखा गया है, ताकि इलीगल जो सिटीजन है उनका नाम वहां पे शामिल किया जाए।
दस्तावेज फर्जी किया जाए। और ये इसी सिलसिले में उन्होंने कहा है कि न केवल प्रतीक हजेला इसमें शामिल है सीधी तरीके से, बल्कि उनके साथ जो कंप्यूटर में लोग रह रहे हैं वो भी इस पूरे जुर्म में शामिल है। इसीलिए और एंटी नेशनल इस सूरत में है क्योंकि अगर इलीगल सिटीजन्स का नाम वहां पे घुस जाता है तो निश्चित रूप से ये देश विरोधी काम हुआ। और जो एनजीओ जिन्होंने 2009 में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया था कि असम के वोटर लिस्ट में बहुत मैलिशियस प्रैक्टिसेस है, तो इसको पुनर्विचार किया जाना चाहिए, उसको अपडेशन करना किया जाना चाहिए जी। उस एनजीओ का नाम है असम पब्लिक वर्क्स और उनका जो चेयरमैन है अभिजीत शर्मा, उनको जब कल हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए ये काम 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था, 1.5 साल बाद शुरू हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। हितेश देव शर्मा ने एक बहुत बलिष्ठ कदम लिया है और उनका कहना है कि करीबन 80 लाख लोग जो इलीगल है उनका नाम अभी इस एनआरसी में शामिल है, तो इसको बाहर निकलना चाहिए। प्रतीक हजेला जो अब डेपुटेशन में 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उन्होंने डेपुटेशन लिया था मध्य प्रदेश में, तो उनको यहाँ लाना चाहिए, उनका मुकदमा होना चाहिए, उन पर विचार होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और पूरा जी निलॉय तो देखना अहम रहेगा कि आगे इस बेहद अहम मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया निलॉय आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम खबर कर्नाटक के धारवाड़ जिले से, जहां एक हादसा हुआ है, 7 अफराद की मौके पर मौत हो गई है। दरअसल एक क्रूजर गाड़ी एक दरख्त से जा टकराई। आपको बताएं कि ये मुतासरा अफराद शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस अपने घर जा रहे थे जब ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। तो कर्नाटक के धारवाड़ से ये अहम खबर, जहां 7 अफराद की मौके पर इस हादसे में मौत हो गई है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। एक क्रूजर गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई जिसके बाद यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। वहीं यूपी के बलरामपुर में बुलेरो ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हादसा बलरामपुर के तुलसीपुर थाना हुदूद में पेश आया। बुलेरो में 9 अफराद सवार थे और शादी की तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। महलवकीन का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया गया। लक्ष्मणपुर से लक्ष्मणपुर के रहने वाले हैं और भगवानपुर जा रहे थे, फिर इधर से जा रहे थे, उधर से ट्रैक्टर आते था, उसी में दोनों लड़ गए। कौन लड़ गए? बिलोरो वाला और ट्रैक्टर वाला। रात्रि 9:30 बजे के आसपास गैसड़ी की ओर जा रही एक बुलेरो ट्रैक्टर से टकरा गई ननवरिया तिराहे पर, और उसके पीछे आने वाली बुलेरो भी दूसरी जो मुख्य बुलेरो थी उसमें टकरा गई। इस प्रकार दुर्घटना में कुल 5 लोगों की मृत्यु मौके पे हो गई और 4 लोग घायल हो गए थे। 4 में से एक अस्पताल मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया गया है, इसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार कुल 6 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और 3 लोग घायल हैं जिनकी स्थिति सामान्य है। मुल्क भर में महंगाई का शिकार अवाम के अच्छे दिन के ख्वाब इस वक्त चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा किया गया है। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ती हुई कीमतें आज से लागू होंगी। दिल्ली में 6 दिनों के अंदर दूसरी बार सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया। इससे पहले 15 मई को दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया था। उस वक्त दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के लिए सार्फिन को 75 रुपए 61 पैसे अब अदा करने होंगे। असर तो है ही, क्या करे, बाल बच्चों को पालना है तो उसमें झेलना तो पड़ेगा ही। अब डेली हमेशा 15 दिन बाद महीना दिन बाद गैस का रेट बढ़ाते रहे। मीटर का रेट वही है पुराना, सवारी परेशान करती है, भाई आप मीटर चालू करो। अब मीटर से हम जाएंगे तो उसमें हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। तो अभी लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ, मतलब 3 महीना हो गया सीएनजी को लगातार बढ़ते हुए, लगातार बढ़ रही है। रोज़ 45 से रोज़ 1 रुपये 2 रुपये करते करते आज 75 हो गया। पहले हम लोगों का जितना पड़ता था उससे 2 गुना पड़ रहा है। सर इतनी इनकम है नहीं है जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है,
क्योंकि डेली इंक्रीज ही हो रहा है, 2-3 दिन में डेली रेट बढ़ रहा है, 1 रुपये 1.5 रुपये डेली बढ़ रहा है। तो पहले 45 रुपये तक मैंने डलवाई हुई है जब मैं टैक्सी लाइन में आया था, उसके बाद अब इस टाइम पे 74 रुपये कुछ पैसे हो गई है। तो उस हिसाब से सर यहाँ अर्निंग तो है नहीं। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी। राजीव, एक बार फिर से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को सीएनजी की बढ़ती कीमत का सामना है, क्या कुछ अभी लोगों के रिएक्शंस हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज जो है दिल्ली में सीएनजी के दाम में जो है 2 रुपये का इजाफा हुआ। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है सीएनजी प्रति किलो जो है 75 रुपये 61 पैसे हो गए। अगर पिछले रविवार की बात की जाए तो रविवार के दिन भी 2 रुपया बढ़ा था, तो उस समय 73 रुपये थे 61 पैसे, और आज जो है जो बढ़ा है, जिससे लोगों के अंदर एक नाराजगी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो ऑटो रिक्शा चालक है उनका कहना है कि लगातार जो दाम बढ़ रहा है, इससे जो है जो यात्री हैं उनको ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और किराया भाड़ा चूंकि देते नहीं है। भाई साहब ये बताइए, सीएनजी का दाम फिर आज 2 रुपया बढ़ा है, हाँ, तो कैसे देखते हैं कि मतलब क्या कहेंगे, लगातार जो दाम बढ़ रहा है? दाम बढ़ रहा है भाई, इसमें तो हम लोगों की दिक्कत तो है ही। अब जो रेट हमारे को मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिलता, दाम बढ़े जा रहे हैं। देखा जाए तो 7वें दिन जो है फिर 2 रुपया बढ़ा है। हाँ, बढ़ गया। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से कहेंगे अपने मूल्य जो है ठीक रखो। तो इनका मानना है कि जो है जो दाम बढ़ रहा है बहुत ही चिंता का विषय है। सबसे चलिए ऑटो चालक यहाँ पे हैं जी, बताइए एक मिनट, सीएनजी का दाम जो है फिर बढ़ा है 2 रुपया। हाँ, बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है सीएनजी का दाम वैसे। तो फिर आप किराया भी बढ़ाएंगे? किराया तो बढ़ेगा ही, क्या बढ़ा देंगे आप? बढ़ेगा जरूर। तो इससे यात्रीगण भी जो चलेंगे सवारी, तो सवारी से तो हर बार झगड़ा ही हो रहा है कि इसे बढ़ाते क्यों जा रहे हो। देखिए, इन लोगों का मानना कि सवारी से जो है झगड़ा होने लगता है जब सीएनजी का दाम तो बढ़ा है। हाँ सर जी, 73 की 74 रुपये हो गया सर, 75 रुपये सर हो गया। तो कैसे देखते हैं? क्या करें सर जी, बहुत 200 250 500 रुपये के सीएनजी फूक रहे हैं हम लोग। 1000 रुपये काम करते हैं, 500 रुपये सीएनजी लग जाता है। किराया बढ़ जाएगा फिर सवारी? हमें तो सर कह रहे किराया ना भी बढ़े तो ठीक है, लेकिन सीएनजी का रेट डाउन हो जाए, उससे हम लोग चले जाए। हमारे ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले 42 रुपये था, तो मान लीजिए 45 के आसपास कर लीजिए, 50 कर लीजिए, चलेगा मांग के हिसाब से। बाकी सबका मांग अलग अलग। जी राजीव, तो लगातार सीएनजी का दाम बढ़ रहा है, दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि आम लोगों को ही इस का खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। राहुल भट्ट के कत्ल को 10 दिन बीत चुके हैं। इसी मुनासबत से आज जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज किया है। एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए हैं। एहतजाजियों ने राहुल भट्ट के कसूरवारों को सजा देने की मांग की है। एहतजाजियों ने पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में खिदमत अंजाम दे रहे अफराद को जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा भी किया। ये हमारे राहुल भट्ट जो शहीद हुए हैं उनके लिए एक मैसेज आता है कि जो ये स्पॉन्सर पाकिस्तानी स्पॉन्सर लोग हैं वहाँ पे अब ये चलेगा नहीं है। अब जो कश्मीरी पंडित जाग गया है इस टाइम पे, अब वो अगर एक बंदा मारेंगे हम यहाँ पे 10 मारने को तैयार है इस टाइम। क्या आप डिमांड करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो फिलहाल जो वहाँ पे हमारे वैली मार्केट एम्प्लॉय है उनको सेफ जगह प्रोवाइड कर दी जाए। मैं तो चाहता हूँ बेटर कि इनको जम्मू बुलाया, जब तक आपका ये कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक हमको जम्मू शिफ्ट कर दिया जाए। आज राहुल भट्ट का दिन है और उस मौके पर काफ़ी जगह जो है वो यहाँ पे मुखी घाट में जमा हुई, और उसके बाद अब उन्होंने जम्मू अखनूर नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके रख दिया है। आप देख सकते हैं जो नेशनल हाईवे है उसको पूरा ब्लॉक करके रख दिया गया है। तकरीबन पूरे घंटे से लगातार ये जो है कर रहे हैं। राहुल भट्ट है उनके जो कातिल है जिन्होंने उनको मारा है, आतंकवादी ने मारा है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द
जम्मू भेजा जाए, वापस उनको यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि कश्मीर में अब हालात अच्छे नहीं हैं और जो टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला वो चल रहा है। कल आप नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी डिमांड्स को है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। असम से खबर है, जहां सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। रियासत के 29 जिलों में 8 लाख अफराद इससे मुतासिर हैं। कछार, नौगांव, बराक वैली और दीमा हसाओं में सैलाब से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। रियासत भर में 234 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जिसमें 75,000 से ज्यादा अफराद पनाह लिए हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। मुल्क आज हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म आन जहानी राजीव गांधी को उनकी 31वीं बरसी पर याद कर रहा है। कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में वीरभूमि पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करके अपने वालिद को खराज अकीदत पेश किया। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी रियासती अहदेदारों के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड के शहर दाउस रवाना हो चुके हैं। 22 से 26 मई को मुनक़िद होने वाले इजलास में वो शिरकत करेंगे। आंध्र प्रदेश में बड़ी कंपनियों को सरमायाकारी के लिए राग़िब करना वाईएस जगन मोहन रेड्डी के दौरे का अहम मकसद है। इजलास में 50 से ज़ायद मुख्तलिफ रियासतों के सरबराहान और 1200 से ज़ायद कंपनियों के मालिकान शिरकत कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक 35 से ज्यादा कंपनियों के नुमाइंदों से सीएम मुलाकात करने वाले हैं। माशी मैदान में रियासत आंध्र प्रदेश को मुस्तहकम करने के लिए मजीद सनतों का क़याम अमल में लाने के लिए वाईएस जगन मोहन का ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल माना जा रहा है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।